तमाशे में डूबा हुआ देश। मैं पहले कहानियां लिखा करता था, अब मैंने कहानियां लिखना छोड़ दिया है, क्योंकि कहानी लिखने से कोई बात नहीं बनती। झूठे सच्चे पात्र गढ़ना, इधर उधर की घटनाओं को समेटना, चटपटे संवाद लिखना, अपनी पढ़ी हुई किताबों की जानकारियों और अपने ज्ञान को कहानियों में उलट देने से क्या होता है। मैं अपने दूसरे कहानीकार मित्रों को सलाह देता हूं कि वे अपने कहानी वहानी लिखने का काम छोड़ दें। हमारे इस देश में जहां रोज हर पल हर जगह कहानी से ज्यादा निर्मम घट रहा हो, वहां कहानी लिखना बेकार की बात है। अपने चारों तरफ निगाह उठाकर देखिए, आपको बिखरी पड़ी कहानियां देखकर अपने कहानीकार होने पर शर्म आएगी, और जो मुझे आ चुकी है। और मैंने कहानियां लिखना बंद कर दिया है। लेकिन चूंकि लिखने की आदत पड़ चुकी है और लिखे बिना चैन भी नहीं आता, इसलिए सोचा है मैं कहानियां ना लिखकर वाक्या लिखा करूंगा। वाक्या उर्दू का शब्द है जिसका मतलब घटना निकाला जा सकता है, लेकिन शायद बात पूरी बनेगी नहीं। वाक्या किसी ऐसी सच्ची घटना का विवरण कहा जा सकता है जो रोचक, नाटकीय और मनोरंजक हो, केवल घटना मात्र ना हो। अगर मैं आपको सिर्फ घटनाएं सुनाने लगूंगा तो उसमें कुछ मजा ना आएगा और आप मुझे बेवकूफ़ और मूर्ख समझकर पढ़ना बंद कर देंगे। हो सकता है यह काम आप वाक्या सुनने के बाद भी करें, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि और कुछ करें या ना करें, वाक्य को सुन लें। यह सच्चा वाक्य है। बहरहाल सच्चाई तो वैसे भी सामने आ जाएगी। मेरे कहने से ना सच झूठ हो सकता है और ना झूठ सच हो जाएगा। हमारे देश के एक शहर में एक बार एक औरत गुम हो गई और 2 कुत्ते के पिल्ले गुम हो गए। मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वाक्या निगार होने का यह मतलब नहीं है कि मैं लोगों का दिल दुखाऊं और अपना जीना हराम कर लूं। वैसे भी आपको मालूम ही है कि आज हमारे इस अहिंसक देश में हिंसा अपने तरक्की पर है। जो बात पहले तू तू मैं वे खत्म हो जाती थी, वो आज हत्या का कारण बन गई है। अब तो हत्यारों का सम्मान होता है। मैं जिस इलाके से आता हूँ, उस इलाके में जिसने जितनी हत्याएं की होती है उसका उतना सम्मान होता है। इसीलिए शायद आज तक मेरा सम्मान नहीं हो पाया, क्योंकि मैं मक्खी मारने के भी लायक नहीं हूँ। सम्मान के मानदंड बदल चुके हैं। मिसाल के तौर पर एक वाक्या भी है, तो आइए पहले मैं आपको एक वाक्या सुनाता हूँ। एक बार विधानसभा के सामने किसी मुद्दे पर अनिश्चितकालीन अनशन जारी था। किसी सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर किसी संस्था की ओर से प्रतिदिन एक आदमी अनशन पर बैठता था। मैं उधर से गुजर रहा था। मैंने देखा कि अनशन पर बैठा आदमी तो पम्मी शर्मा है। मैं उसे जानता हूँ। वो उभरता हुआ नेता है और उसने अपने लिए सभी पार्टियों के दरवाजे खुले रखे हैं। मैंने सोचा क्यों ना पम्मी शर्मा से मिल लूं। ऐसी कठिन घड़ी में मेरे 2 शब्द उसे ताकत देंगे, और फिर पम्मी से कोई काम पड़ा तो उसे याद रहेगा कि मैंने कठिन क्षणों में उससे कुछ अच्छे शब्द कहे थे। गरज ये कि मैं उसके पास गया। वो मुझे देखकर इतना खुश हो गया जितना पहले ना होता था। उसने बताया कि अनशन 40 दिन से चल रहा है। मुझे अपने देश के विकसित लोकतंत्र पर गर्व हुआ। मैंने उसकी तारीफ की। उसने कहा, यार एक दिन के लिए तुम भी अनशन पर बैठ जाओ। मैं पहले तो चौंका, कुछ घबराया, पर उसने कहा, यार एक दिन की तो बात है, सुबह बैठोगे शाम को खत्म हो जाएगा। मैं तैयार हो गया। सोचा ठीक है यार, देश की लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करने के लिए इतना तो करना चाहिए। तो मैं अगले दिन सुबह ही सुबह वहाँ पहुँच गया। वहाँ 7-8 लोग थे। मम्मी शर्मा भी था। उसने मुझे गद्दी पर बैठाया, गले में गेंदे के फूल की माला डाली, तिलक लगाया और मेरा अनशन जारी हो गया। मैंने अपनी आत्मा को उत्फुल्ल महसूस करने लगा। थोड़ी देर में पम्मी मेरे पास आया और बोला, किसी आदमी का इंतजाम कर लेना। मैं हैरत में उसकी तरफ देखने लगा। वो समझ गया था कि मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। वो बोला, जो अनशन से हटेगा उसे टेंट वाले का, चाय वाले का, जूस वाले का, माली का पेमेंट करना होगा। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यार उस संगठन के लोग कहाँ हैं जिन्होंने अनशन कराया है? उसने कहा, वे तो सब अपने अपने घर चले गए। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक आदमी का इंतजाम कर लो। पम्मी ने अपनी टोपी मेरे सिर में फिट कर दी थी। मैं अब समझा कि यही है हमारा लोकतंत्र। बस अब ये समझ लीजिए कि मैं उस शहर नहीं जाता जहाँ मैं अनशन पे बैठा था, क्योंकि आज भी फूल वाला, टेंट वाला, माली, जूस वाला सब मुझे तलाश रहे।
माफ़ कीजिएगा, मैंने बात शुरू की थी एक औरत के गुम हो जाने की, और मैं होते हुआते पता नहीं देश के लोकतंत्र पे कैसे पहुंच गया। खैर, वाक्य निगारों की यही कमी होती है, वे बात शुरू तो कर देते हैं पर उन्हें मालूम नहीं होता कि बात कहाँ पहुंचेगी। तो जनाब, एक बार एक शहर में एक औरत गुम हो गई। आदमी को पता चलने के बाद जब वो पुलिस के पास गया तो पुलिस बोली कि अभी तक कोई सिरकटी लाश उन्हें मिला नहीं है, जैसे कोई सिरकटी लाश मिलेगी वे उन्हें बता देंगे। आदमी डर गया। पुलिस ने कहा, इस देश में मौत से डरोगे तो रह नहीं सकते। हम लोग मौत से नहीं डरते, आत्मा पर हमारा विश्वास है। मौतें तो इस देश में ऐसे आती है जैसे दूसरे देशों में बाहर आती है। देखो, 10-5 हजार औरतें तो जला दी जाती है, 10-20 हजार सड़कों पर कुचल कर मर जाते हैं, पता नहीं कितने दंगों में मार दिए जाते हैं। अकाल और बाढ़ की तो पूछो ही मत। नौकरी पाने के इच्छुक गोली खाकर मर जाते हैं, आतंकवादी हजारों को मार डालते हैं। तो देश क्या है? बूचड़ खाना है। अब काजल की कोठरी में रहकर काला होने से क्या डरना? शुक्र कर तेरी पत्नी की अभी लाश नहीं मिली है। हो सकता है अपहरण हो गया हो, फिरौती के लिए चिट्ठी या फोन आए। आदमी बोला, दरोगा जी, हमारे पास क्या है जो कोई फिरौती के लिए अगवा करेगा? 2 टाइम खाने को नहीं जुटता। तब तो अपहरण की ट्रेनिंग लेने वालों ने अभ्यास के तौर पर तेरे पति का अपहरण कर लिया होगा। ये क्या होता है दरोगा जी? देख, देश में बहुत से प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। अपहरण उद्योग के रिटायर्ड लोगों ने मिलकर अपहरण कॉलेज खोल दिया है। अच्छी फीस लेते हैं। वे अपने छात्रों से नमूने के तौर पर किसी का अपहरण करके दिखाओ, ऐसा कहते हैं। वे लोग तेरी पत्नी को छोड़ देंगे बशर्ते कि। पुलिस वाला बोलते बोलते रुक गया। क्या बशर्ते कि दरोगा जी? आदमी ने पूछा। देख, ये भी हो सकता है कि अपहरण के प्रयोग के बाद उन्होंने तेरी पत्नी को किसी दूसरे स्कूल में पहुंचा दिया हो। क्या मतलब दरोगा जी? देख, हत्या करना, गोली मारना, गला काटना आदि आदि सिखाने के भी तो स्कूल खुले हैं ना। आदमी रोने लगा। पुलिस बोली, अरे रो मत, हो सकता है मानव अंगों की तस्करी करने वाले किसी गिरोह ने पकड़ लिया हो। तेरी पत्नी आ तो जाएगी, पर यह समझ ले कि एक गुर्दा ना होगा या एक आंख ना होगी, या मान ले। आदमी रोने लगा। पुलिस ने कहा, अब यहां थाने में ना रो। यहां आदमी रोते हैं तो लोग जाने क्या क्या समझते हैं। यहां से तो तुझे हंसते हुए जाना चाहिए। यह तो हुई औरत के गुम हो जाने की बात। अब सुने कुत्ते के पिल्लों की गुमशुदगी की दास्तान। दरअसल जो कुत्ते के पिल्ले खोए थे उन्हें कुत्ते का पिल्ला कहने से भी डर लग रहा है। उसके पीछे वजह है। आपको तो मालूम ही होगा कि कुछ साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पूरे दल बल के साथ दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ कुत्ते भी थे। उन कुत्तों के पद, प्रतिष्ठा, गरिमा आदि के बारे में कोई जानकारी ना होने के कारण एक भारतीय अधिकारी ने उन्हें कुत्ता कह दिया, और इसी बात पर उस अधिकारी के ऊपर मानहानि का दावा कर दिया गया। अदालत में अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि ये कुत्ते नहीं हैं, इनके नाम और पद हैं। एक का नाम जैक जॉनी है, वो मेजर के पद पे है। दूसरे का नाम स्टीव शॉ है, वो कैप्टन है। और तीसरी कुतिया का नाम लिंडा जॉन्स है, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है। और इन अधिकारियों के मानहानि के सिलसिले में संबंधित अधिकारियों को अदालत ने सजा सुनाई और भविष्य में ऐसी गलती ना करने के लिए आदेश दिया कि भविष्य में कभी भी कोई इन कुत्तों को कुत्ता नहीं कहेगा। और यही वजह रही कि राजधानी के समाचार पत्र बड़े आदर और सम्मान के साथ इन कुत्तों के नाम और पद छापते रहे। हुआ ये कि एक रात 2 बजे मंत्री पुत्र के घर से थाने फोन आया। थाने की नींद उड़ गई। मंत्री पुत्र ने डांटा और कहा कि तुम सोते रहते हो और चोर चोरी करते रहते हैं। तुम्हें पता है बेबी रतन और बेबी गौरी का अपहरण हो गया। थाने में तुरंत कार्यवाही की बात उठी, पर सब जानते थे कि मंत्री पुत्र अभी तक अविवाहित है और उसने कसम खाई हुई है कि जब तक वो स्वयं मंत्री नहीं बन जाएगा शादी नहीं करेगा। ऐसी हालत में बेबी रतन और बेबी गौरी कहां से आ गए? इस सवाल का जवाब कोई न दे सका। तो
हवालात में बंद एक अपराधी ने दिया। उसने बताया, बेबी रतन और बेबी गौरी मैडम लूसी और सर जॉनसन की औलादें हैं, जिन्हें मंत्रीपुत्र यूएस से खरीद कर लाए थे और अनजान तथा अनाड़ी इन्हें कुत्ते के पिल्ले कह उठे थे, जिस पर उसी समय उनकी जुबान खिंचवा ली गई थी। रतन और गौरी के अपहरण की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। स्थानीय पत्रकारों के बाद टीवी चैनल वाले धमक पड़े और पूरा थाना कैमरों, लाइटों, कटरों से भर गया। कुछ टीवी वाले मंत्रीपुत्र की कोठी पर पहुंच गए। सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज जलवा चैनल ने दी। उसके बाद ये ब्रेकिंग न्यूज संकुल चैनल पर शुरू हुई। उसके बाद तो घमासान शुरू हो गया। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी चलने लगी। रतन और गौरी के स्टील्स और फुटेज की मांग इतनी बढ़ गई कि प्रोडक्शन हाउस वाले पागल हो गए। चैनलों में तूफान मच गया। एक रिपोर्टर की नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि वो रतन की फोटो नहीं ला सका। दूसरे चैनल में किसी का प्रमोशन हो गया कि वो मंत्रीपुत्र की बाइट ले आया। एक पत्रकार को पीटा गया। क्यों? क्योंकि उसने मंत्रीपुत्र के कुत्ता घर, जिसे अंग्रेजी में सब कैनल कहते थे, में घुसने की कोशिश की थी। तो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए क्योंकि 4 घंटे हो गए थे और उन्होंने रतन और गौरी का पता नहीं लगाया था। डीएम का ट्रांसफर होते होते बचा और एसपी को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया। चैनल वालों ने पुलिस वालों को पटाने का काम शुरू किया। वे चाहते थे कि इस पूरे ऑपरेशन में, जिसे पुलिस वालों ने ऑपरेशन ट्रुथ का नाम दिया है, वे उनके साथ बने रहें। जलवा चैनल वालों ने पुलिस वालों को यह कह के पटाया कि इस ऑपरेशन के बाद वे उनका पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। ये बात जब चैनल 4, 5, 6 वालों को पता चली तो उन लोगों ने पुलिस वालों को 25,000 नगद कैश देने का वायदा किया और कहा कि जलवा चैनल वालों की जगह उन्हें प्राथमिकता दी जाए। ये बात जब मून चैनल वालों को पता चली तब उन लोगों ने सीधे गृह मंत्रालय के एक बड़े ऑफिसर से फ़ोन कराया और ये आदेश दिया गया कि पुलिस मून चैनल वालों को प्राथमिकता दे। बात अब इतने ऊपर पहुंच चुकी थी कि पुलिस वाले डरने लगे। डीएम को लगने लगा कि कल कहीं प्रधानमंत्री सचिवालय से ना फोन आ जाए। पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। 4 टीमें बनाई गई। रात दिन रतन और गौरी की तलाश का काम शुरू हो गया। इसी दौरान मंत्रीपुत्र के पास फोन आया कि फला जगह 50 करोड़ रुपया ना पहुंचाया तो रतन और गौरी की हत्या कर दी जाएगी। अब स्टोरी का एक नया एंगल निकल आया। चैनल विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे बहस कराने लगे। सुखद ये रहा कि चैनल वालों को इस मामले में विशेषज्ञ बदलने नहीं पड़े। 2-4 आदमी जो राजनीति, समाज, वनस्पति शास्त्र, खगोल शास्त्र के विशेषज्ञ थे और हर तरह के कार्यक्रमों में टीवी पर आया करते थे, वही गौरी और रतन वाले मामले में भी आए। और दर्शक ये सोचकर अचंभे में पड़ गए कि राजनीति के मर्मज्ञ कुत्तों के बारे में भी पूरी जानकारी रखते हैं। चैनल वाले गर्व से कहते थे कि विशेषज्ञता और प्रोफेशनलिज्म के जमाने में हमने ऐसे लोग खोज रखे हैं जो संसार की किसी भी समस्या, ज्ञान विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में, लोक परलोक की किसी भी घटना के बारे में विद्वतापूर्ण ढंग से विचार व्यक्त कर सकते हैं। ईश्वर का करना कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस, सीआईडी, आईबी, रॉ और तमाम खुफिया एजेंसियों ने मिलकर रेड डालना शुरू किए। तब जाकर के आखिरकार पता चला कि शहर से दूर किसी फार्म हाउस में रतन और गौरी को रखा गया है। अपहरणकर्ता पूरे असलहे से लैस है। उनके पास बोफोर्स तोपों से लेके एंटी एयरक्राफ्ट गन तक मौजूद है। अब तो सेना से मदद लेने की जरूरत पड़ गई। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंत्रालय से निवेदन किया और एक लेफ्टिनेंट जनरल के साथ ब्रिगेड भेज दी गई। टीवी चैनलों पर बहस का मुद्दा यह था कि इस ऑपरेशन ट्रुथ में रतन और गौरी सलामत निकल आएंगे या नहीं। यह भी जानकारी मिली कि अपहरणकर्ताओं ने मार्केट से 200 टन टीएनटी भी खरीदी है और उसका जखीरा भी उनके पास है। टीवी चैनलों के वही विशेषज्ञ जो वनस्पति विज्ञान से लेकर सुपरसोनिक जेटों तक के विशेषज्ञ थे, कहने लगे इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल से तो पूरे फार्म हाउस को ज्वालामुखी की तरह उड़ा देगा और जाहिर है उसमें नन्हे मुन्ने रतन और गौरी के बचने की क्या उम्मीद होगी। तब कहा गया कि यह दरअसल मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। इसे भारत अकेले नहीं लड़ सकता। इसमें तो जब तक अमेरिका का सपोर्ट नहीं होगा ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अमेरिका से कहा गया तो वहाँ से बड़ा सार्थक और उत्साहवर्धक जवाब आया। अमेरिका ने कहा कि वो तो संसार के हर कोने में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। जहाँ भी शांति भंग होने से मानव अधिकारों के हनन का सवाल उठता है, अमेरिका उठ खड़ा होता है। और अब चूंकि भारत में ऐसी स्थिति आ गई है, इसलिए अमेरिका अवश्य ही आएगा। यह भारत की सभ्यता है कि वो अमेरिका को आमंत्रित कर रहा है। यदि ना भी कर रहा होता तो भी अमेरिका आता,
क्योंकि वो तो विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है और ये उसके एजेंडे का पहला मुद्दा है। अमेरिका ने घोषणा कर दी कि उसके सैनिक ध्वनि से तेज चलने वाले रफ्तार वाले विमानों में बैठकर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। हिंद महासागर में अमेरिकी बेड़ों को भारत की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया गया और यह भी आदेश दिया गया कि भारत को चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेप्सी कोला और कोका कोला का पर्याप्त भंडार कर ले। कंटकी चिकन, FTJ, अंकल चिप्स, हैंडबर्गर की जितनी ज़्यादा दुकानें खुलवाई जा सकती हो खुलवा दे। क्यों? क्योंकि जाहिर है अमेरिकी सैनिक दाल रोटी नहीं खाएंगे। चूंकि ये आदेश था इसलिए इंतजाम पूरा हो गया। बड़े बड़े अमेरिकी बाजार खुल गए जहां सुई से लेकर हवाई जहाज तक उपलब्ध था। ऐसी तैयारी का नतीजा भी अच्छा निकला। लेजर बम से रतन और गौरी के एक अपहरणकर्ता को मार गिराया गया। दूसरा एक तहखाने में छिप गया था, उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी, उसे पकड़ा गया। अमेरिकी सैनिकों ने कहा कि हम इसे अमेरिका ले जाएंगे और चिड़ियाघर में बंद कर देंगे ताकि विश्व शांति भंग करने वालों के लिए एक सबक हो। चूंकि अमेरिकी सैनिकों के लिए पेप्सी, कोला, बियर, हैमबर्गर आदि का बड़ा स्टॉक था, इसलिए उन्हें वापस जाने की जल्दी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम तो आपके देश से विश्व शांति भंग करने वाली सभी शक्तियों को नष्ट करके ही जाएंगे। उनके इस विचार का स्वागत किया गया और वे यहाँ पेप्सी पी कर मोटे होने लगे। जिस दिन थाने में रतन और गौरी पहुंचे उसी दिन वहां एक सिरकटी लाश भी पहुंची। रतन और गौरी के मिल जाने की वजह से थाने के चारों तरफ दफा 104 लगा दिया गया था, क्योंकि ओवी वैनों से रास्ता बंद हो गया था और दर्शकों का सैलाब था जो अमेरिकी सैनिकों और रतन गौरी को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। कई बार लाठीचार्ज हो चुका था पर दर्शक काबू में नहीं आ रहे थे। वे जय जयकार कर रहे थे, खुशी के मारे आपे से बाहर हुए जा रहे थे। इसी बीच मैली कुचैली गमछी बांधे 2 बच्चों को संभाले किसी तरह गिरता पड़ता एक आदमी थाने पहुंचा। उसे पता लग गया था कि आज एक सिरकटी लाश थाने आई है। किसी ना किसी तरह यह आदमी थाने के अंदर आया। वहां टीवी चैनल वाले भरे पड़े थे। TBC चैनल की राधिका रमन ने देखा कि एक आदमी सिरकटी लाश के पास खड़ा उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ 2 बच्चे भी खड़े हैं। राधिका ने अपने बॉस सत्यकाम से कहा, सर ये देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है। सिरकटी लाश को ये आदमी पहचानने की कोशिश कर रहा है, 2 बच्चे पास खड़े हैं, इसे शूट करे सर। सत्यकाम बिगड़ कर बोला, क्या चाहती हो चैनल बंद हो जाए? नहीं सर, लेकिन क्यों? सत्यकाम बोले, इस आदमी बच्चे और लाश का विजुअल देखकर CEO मिस्टर मेहरा मेरी तो छुट्टी कर देंगे। क्यों सर? सत्यकाम बोले, ओ माय गॉड, तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा। अरे हमारे चैनल पर ऐड आते हैं, विज्ञापन, समझी? हाँ सर। वो विज्ञापन किसके लिए होते हैं? कौन वो सामान खरीदता है? वो क्या देखना है? चलो चलो कैमरा लगाओ, रिफ्लेक्टर, साउंड। चैनल का संवाददाता चिल्लाने लगा क्योंकि थाने के अंदर बड़े खूबसूरत मंच पर रतन और गौरी को लाया जा रहा था। उनके पीछे पीछे मंत्रीपुत्र कमल का फूल बना आ रहा था। पीछे अधिकारी, सेना के पदाधिकारी आदि थे। संगीत बज रहा था, कबूतर और गुब्बारे हवा में छोड़े जा रहे थे। आतिशबाजी आसमान पर रंग बिरंगे करिश्मे दिखा रही थी। पूरी इमारत जगमगा रही थी। लगता था 26 जनवरी या 15 अगस्त है। चारों तरफ उल्लास, मस्ती, विजय का भव्य प्रदर्शन व्याप्त था। उस आदमी ने सिरकटी लाश पहचान ली थी। ये उसकी पत्नी ही थी। आदमी रो रहा था पर मौज, मस्ती, आनंद, उल्लास, जश्न, गीत, संगीत के माहौल में उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उसके बच्चे अपने फटे पुराने कपड़ों में सहमे, सिकुड़े, मुंह खोले मंच पर होने वाले तमाशे में डूबे हुए थे। वे न अपने बाप को देख रहे थे, न मां की सिरकटी लाश को।